अब समाचार विस्तार से। बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर ने कहा है कि बीआरएस का मकसद देश में गुणात्मक बदलाव लाना है। नांदेड़ में महाराष्ट्र के नेताओं के साथ मीडिया से बात करने वाले केसीआर ने कहा है कि बीआरएस का मकसद विकास को दौड़ाना है। उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल के नाम पर सालों से पानी के शेयर बेचे जा रहे हैं। राज्यों के बीच पानी को लेकर इन विवादों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया। बीआरएस नीति का मसौदा बुद्धिजीवियों, सेवानिवृत्त प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। शेयर्स का वैल्यू बढ़ा के कितना, मतलब पूरे देश खतरे में आ रहा है, सारे बैंकिंग व्यवस्था खतरे में आ रहा है। इसके लिए कौन जवाब देगा? यानी कि इस अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन जो मन में है करो, जो कहते जाओ करते जाओ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलने देगा। बीआरएस का पॉलिसी है पावर सेक्टर। मैं सीधे कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आपके हाथ में पावर है, आज आप कर सकते हो, लेकिन 24 के बाद तो हम ही को आना है। हम बिल्कुल पावर सेक्टर को आप प्राइवेट करते हो तभी वापस ले लेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के बात ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे संभव होगा। एयर इंडिया का कहानी समझिए। एयर इंडिया पहले टाटास के पास ही था, प्राइवेट ही था, जो इंडियन एयरलाइंस था। 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकार के पास आ गया। फिर वापस मोदी जी ने उनको फिर सेम टाटास को वापस दे दिया, जहां से आया था फिर वही चला गया। अब जब राष्ट्रीयकरण करना चाहता है सरकार, केंद्र सरकार, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रोकदार नहीं, हमारे संविधान में उसका प्रावधान है। हम कह रहे हैं पावर सेक्टर डेफिनेटली बीआरएस का पॉलिसी है, वी विल टेक इट आउट, इवन मोदीज गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज इट, वी विल टेक इट बैक एंड वी विल नेशनलाइज द पावर सेक्टर। 90% ऑफ द पावर सेक्टर विल बी केप्ट इन पब्लिक सेक्टर। जो अच्छा खासा चल रहा है उसमें खामियां हैं, ठीक है, उसका बना देते हैं भरपूर पावर। और मैं आश्वासन देता हूं देश के जनता को, जैसा हमने अनुभव है हमारे को तेलंगाना राज्य में किया है, मैंने लिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। बीआरएस को अगर चुना लेता है हिंदुस्तान के जनता, हमको हमारे कंसोर्शियम, हमारे लाइक माइंडेड जो पार्टी से हमारे गुट को अगर चुनता है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के हर कस्बा में, हर गांव में, कोने कोने में उच्च गुणवत्ता वाला बिजली मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। ये मेरा वायदा है देश के साथ, जो हमने तेलंगाना राज्य में करके बताया है। और पूरे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना राज्य है जहां 24 घंटा का करंट का उपलब्धि हर सेक्टर के लिए है। हो सकता है न्यूयॉर्क शहर में पावर जाए, लंदन में जाए, लेकिन हैदराबाद शहर में पावर नहीं जाएगा। हैदराबाद हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पावर आइलैंड। इस प्रकार का व्यवस्था हमने खड़ा किया है, ये कोई भी देख सकता है, उसका जानकारी ले भी सकते हैं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी इसका आपको मिल सकता है, आप वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का कर सकते हो या नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ा चीज, मैं तो कहता हूं एक साजिश है, वो चाहे केंद्र सरकार कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, दोनों का रवैया ऐसे ही रहा। कोल इंडिया, मैंने एक पेपर आपको दिया है, రైల్వే కనెక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ इन मेजर कोल फील्ड्स। ఇది ఇచ్చిండ్రా సుమన్ మీరు? ये भी दे दिए ना, ये भी आपके पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर 1 पैसा का भी कोई वजन नहीं है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं, तो इससे गवर्नमेंट इंडिया का व्यवहार समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम करता है, क्यों कर रहा है, कितना झूठा बात देश के सामने कह रहा है, ये व्यवहार समझ में आना चाहिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं इतना कथा आपको सुनाना पड़ रहा है। कोल इंडिया ने पूरा पैसा भर दिया है, 10, 12, 15 साल हो गया है। सिर्फ 200-250 किलोमीटर रेल लेन बनानी है। रेल लेन बनाओ, वो भी गुड्स ट्रेन का, कोयला जो ले जाएगा। 10 साल 15 साल हो गए, नहीं बनाते, पेंडिंग रखते। उल्टा क्या कहते, केंद्र सरकार हमको, राज्यों के सरकार को हुक्म देता है कि आपको इतना % इंपोर्टेड कोल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तुम्हारे ऊपर फाइन डालेंगे, तुम्हारे को सेंट्रल पावर कोटा खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, डरा देते हैं। क्यों भाई, क्या इंटरेस्ट है इंपोर्टेड कोल में? इतना मजाक क्यों है केंद्र सरकार को?
इंपोर्टेड कोल सीधा ही अदानी मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से। जितना अदानी पे प्रेम है उतना देश पे, जनता पे होना चाहिए, किसानों पे होना चाहिए। क्यों टोक रहे हो राज्यों के सर पे? और हमारा कोयल मिलता है, इंडियन कोल मिलता है, वो चाहे वेस्टर्न कोल फील्ड से हो। हमारे बीजेपी नेता और पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना बजट को बड़ा घोटाला बताया है। राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव में बीजेपी नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणी गलत थी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में रेलवे आवंटन में 10 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन केटीआर ने उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। कल तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के स्पीच के बाद गवर्नर को धन्यवाद बोलते, वो असेंबली प्रोसीजर है, वो उसके वोट ऑफ थैंक्स टू गवर्नर स्पीच में टीआरएस पार्टी के तरफ से सीएम का पुत्र तारक रामाराव बात करे थे और उसमें कई सारे मिस्टेक्स थे, शायद होना बोल के बोले, नहीं तो उस गलत इन्फॉर्मेशन दिया शायद। तो बोल रहे थे बहुत कम बजट एलोकेट किए तेलंगाना को, मगर सबसे मैक्सिमम शायद सीएम का पुत्र को पता नहीं होता कि बजट क्या था। 2014 में 13-14 में पूरा आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश, जब दोनों आंध्रा और तेलंगाना मिला के कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट को सिर्फ 800 करोड़ का बजट था, 884 बजट था। लेकिन ये बजट में सिर्फ तेलंगाना स्मॉल स्टेट को 4,418 करोड़, 4,000 करोड़ का बजट है, 10 गुना बढ़ा है। शायद सीएम का पुत्र तारक रामाराव को शायद नहीं मालूम है। वैसा ही बहुत सारे गलतफहमी बोले थे, उन्हें बोले थे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तेलंगाना में, इंडिया में, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत कम है, विदेशी में ज़्यादा है। इन्फ्लेशन यहाँ तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भारत देश में नंबर 1 स्पॉट में इन्फ्लेशन तेलंगाना, वो भी देहातियों में और ज़्यादा है, अर्बन सिटीज़ में कम है। इन्फ्लेशन मैक्सिमम रूरल एरिया में है तेलंगाना। और ऐसे कई गलत बात बोले थे, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। थैंक्स देना था। हाँ असेंबली में फॉर्मल कभी भी ऐसी होता पहली बार केटीआर करा, ऐसे देख सकते हैं। अरे दोनों एक ही फैमिली का है ना, ये फैमिली रूल है, फैमिली का इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, तो फैमिली का उससे हमारे से क्या ताल्लुक। फैमिली का कौन बात करे तो हमारे को क्या फ़र्क पड़ता, फैमिली तो बात करे ना कम से कम। अरे उन लोग प्रोसीजर कभी फॉलो करे, वहाँ प्रेसिडेंशियल एड्रेस को बॉयकॉट करे कोई। तेलंगाना पूरा हमारा परिवार है। हाँ नहीं, तेलंगाना पूरा हमारा जायदाद है, शायद उसमें थोड़ा गलती करा, वो भी एक गलती। तेलंगाना पूरा हमारा जायदाद है बोल के, हमारा परिवार बोल के बोले थे। पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़ ने बीआरएस सरकार पर निशाना साधा। आरोप है कि कालेश्वरम के नाम पर गलत हिसाब दिखाकर राशि निकाल ली गई। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम देश की सबसे भ्रष्ट परियोजना है। उन्होंने चुनौती दी है कि केटीआर इस पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर कालेश्वरम से 30,000 एकड़ में पानी बहता है तो 40,000 एकड़ बैक वाटर में डूब जाएगा। कल असेंबली में केटीआर का जो स्पीच है, गवर्नर का प्रसंग का ऊपर उनका जो बयान दिया, जो वोट ऑफ थैंक्स दिया, वो पूरा गलत से गलत, फुल ऑफ मिस्टेक्स, फुल ऑफ लाइस। पहली बात, हमेशा उन बोलते कि बात करते समय केसीआर आने के बाद, पहले आप समझिए केसीआर आने के बाद नहीं, तेलंगाना आने के बाद, तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ तेलंगाना आने के बाद हुआ। मगर केसीआर साहब ने तेलंगाना के पहले भी मंत्री थे, विधायक थे, केंद्र मंत्री थे, तब कुछ नहीं हुआ ना। केसीआर की जगह केटीआर को बिठाओ, हमारा बंडी संजय को बिठाओ, हमारे लक्ष्मण साहब को बिठाओ, किसको भी बिठाओ, इससे अच्छा करेगा। पहले आप बात समझ लीजिए।
केसीआर के आने के बाद नहीं, तेलंगाना आने के बाद। दूसरी बात, तेलंगाना मॉडल बोलते रहते, क्या मॉडल है जी? आपने बिना एक प्रोजेक्ट बनाए 5 लाख करोड़ खर्चा करे, बिना एक प्रोजेक्ट बनाए 5 लाख करोड़ का खर्चा आप उठाया। किधर खर्चा करे जी? किधर छुपाए? दिखाइए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बोल रहे ना, प्रोजेक्ट नहीं है, एक चेक डैम है। पहले समझ लिए प्रोजेक्ट क्या है, डैम क्या है, चेक डैम क्या है, पहले समझ लीजिए। और आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार गूगल में जाइए, तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट पर एक पेज निकलता। जब उम्मड़ी आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश में 66 मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, 66 प्रोजेक्ट बने। अब जो देख रहे ना सिरसिल्ला में या नॉर्थ तेलंगाना में SRSP प्रोजेक्ट, एल्लमपल्ली, LMD, MMD, UMD, देवादुला, सीताराम, श्रीशैलम, जूराला, नट्टंपाड़ू, कलोकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन, ये पूरा मूसी प्रोजेक्ट, खड डैम, सिंगूर, निज़ाम सागर, बोलूँ ये पूरा कौन बना है जी? कंबाइंड आंध्र प्रदेश में बने ना। तेलंगाना बनने के बाद क्या बनाए? 1-2 छोटा रिजर्वायर के बिना। और तीसरी बात, अब बार बार गुजरात से कंपेयर करते हैं, गुजरात में क्या है, गुजरात में मेरे को बताइए आपने, तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना में एक मेजर इंडस्ट्री आया क्या? पहले से IT मजबूत है इधर, पहले से जो चंद्रबाबू टाइम में, YSR टाइम में, कांग्रेस टाइम में, किरण कुमार रेड्डी टाइम में भी सॉफ्टवेयर तेलंगाना में मजबूत था। डिफेंस सेक्टर भी मजबूत था। कुछ नया आया? एक बताइए, एक कार फैक्ट्री, कुछ मेजर इंडस्ट्री जो जॉब क्रिएट कर सकता? नहीं हुआ ना। डाटा सेंटर, सॉफ्टवेयर हर जगह हो रहा। और मैं अब बताऊं आपको, 30 इयर्स के पहले भी बेंगलुरु नंबर 1, हैदराबाद नंबर 2। YSR टाइम में भी बेंगलुरु नंबर 1, हैदराबाद नंबर 2। आज भी बेंगलुरु नंबर 1, हैदराबाद नंबर 2। बोलिए कहाँ सेपरेट तरक्की हुआ? गांधी भवन में कांग्रेस ने BRS शासन में कृषि पर तीसरी चार्जशीट जारी की है। कार्यक्रम AICC कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति आलेटी महेश्वरम रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कृषि एक त्योहार है, लेकिन केसीआर का शासन कुशासन में बदल गया है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमने 3rd चार्जशीट को आज रिलीज़ किया है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो चार्जशीट हमने रिलीज़ किया है उसमें 2014 और 18 में जितने भी वादे TRS गवर्नमेंट में किया था, सारे वादे झूठे निकले और उसके ऊपर हमने जितने भी वादे उन्होंने कर अमल नहीं किया, उसी के ऊपर हमने ये चार्जशीट दिया गया है। और इस चार्जशीट में हमने बताया कि आज इस तेलंगाना स्टेट में 6121 किसान सुसाइड किया है। और जितने भी इन्होंने जो लोन वेवर की बात किया था, वो लोन वेवर भी आज तक नहीं किया है, सब्सिडीज उतार दिया है। और जितने भी आदमी को जो मदद का रेट, परचेस करने का रेट है MRP, वो भी MSP रेट भी आज उठा दिया है। और किसान को हर तरह से लोन भी नहीं मिल रहा है, किसान को हर तरह से नुकसान हो रहा है। जितने भी इश्यूज है चार्जशीट में हमने दे चुका है और इसका जवाब हमने इस सरकार से मांग रहे हैं। రైతు రుణమాఫీ के बारे में क्या बताया? ऋणमाफी नहीं किया ना, वही तो बोल रहे हैं हम। भाजपा के दुब्बका के विधायक रघुनंदन राव ने BRS की जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जा पहुंचा है। 14 साल तेलंगाना समाज पूरा तेलंगाना लोगों के जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ में लड़ा था। तेलंगाना आए तो तेलंगाना लोगों को इंसाफ होता बोल के लड़ा था। मगर तेलंगाना आने के बाद 8 साल के बाद भी
तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर्स को इंसाफ नहीं हो रहा। जो लोग बिहार से आया, जो लोग नॉन तेलंगाना से आया, उन लोगों को प्राइमरी पोस्ट अलॉट करके तेलंगाना समाज में से जो आईपीएस ऑफिसर्स आया उन लोगों को नाइंसाफ़ी हो रहा। थोड़े दिन के पहले जो ट्रांसफर्स हुआ 93 आईपीएस ऑफिसर्स, उसमें पूरा तेलंगाना हेड ऑफ द पुलिस फोर्स बोल के 4 जगह अच्छा पोस्टिंग रहता, वो पूरा पोस्टिंग भी बिहार वाले को देके तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर्स को सफ़र करना चाह रहा। उसी लिए आपका डीएनए तेलंगाना का डीएनए है नहीं बिहार का डीएनए है बोल के लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा। थोड़ा आगे पीछे देख के ये ट्रांसफर में जो कुछ भी गलती होगा उसको रेक्टिफाई करो। जो आदमी आंध्र प्रदेश का कैडर का आईपीएस है मिस्टर अंजनी कुमार, उसको जल्दी से जल्दी, जैसा सोमेश कुमार को बदली किया आपने, वैसे ही हाईकोर्ट ने आपको डांटने से पहले ही अंजनी कुमार डीजीपी ऑफ तेलंगाना को आप आंध्रा को ट्रांसफ़र करो। कोई भी तेलंगाना ऑफिसर को कुर्सी में बिठाओ। क्यों बोले तो द ब्लड ऑफ द तेलंगाना इज़ फॉर द तेलंगाना पीपल ओनली। तेलंगाना लड़के 1200 लोग मर के लाए, सो तेलंगाना में भी नॉन तेलंगाना वाला आके हमारे ऊपर जुल्म कर रहा बोले तो ये थोड़ा तेलंगाना ऑफिसर्स के लिए नाइंसाफ़ी बोल के मैं सोच रहा हूँ। मंत्रियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर सभी क्षेत्रों में प्रगति हासिल करने के इरादे से तेलंगाना में बीसी के लिए कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। मंत्री गांगुला कमलाकर, श्री श्रीनिवास गौड़, मल्लारेड्डी और अन्य ने रविवार को उप्पल भगत में 13 जाति समाजों के भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने पिछड़े वर्ग के स्वाभिमान को जगाने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की तारीफ की। तेलंगाना राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने जातिगत पेशों को मदद का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के स्वाभिमान को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की जमीन और करोड़ों रुपए की नकदी उपलब्ध कराने का श्रेय तेलंगाना सरकार को जाता है। उन्होंने कहा है कि राज्य बनने के बाद जो विकास हुआ है वह हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है और उन्होंने बीसी के विकास के लगातार प्रयासरत सरकार के साथ खड़े होने को कहा। यह आरोप लगाया गया था कि पिछले शासकों ने बीसी को मतदान माना और चुनाव में उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने पिछड़े वर्ग के और पिछड़े होने की आलोचना की, जबकि बीसी छात्रों के लिए 15 गुरुकुल थे। आज 300 गुरुकुल स्थापित किए गए हैं और सीएम ने केसीआर को अंग्रेजी मीडिया शिक्षा प्रदान करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार के पास बीसी बच्चों की आंखों में खुशी देखने की एक तरकीब है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के बीचों बीच सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन बीसी को दी जाएगी और भवनों का निर्माण किया जाएगा। बताया जाता है कि अगले दशहरा पर्व तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। बीसी सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहयोग का इस तरह से लाभ उठाना चाहते हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां पहचान सके। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने एक बार फिर अपने अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी के गुलाम नहीं है और ना ही किसी के साथ फ्लर्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर गरीबों का भला होगा तो वह किसी से भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि केसीआर किट से कई लोगों को फायदा होगा। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी की आलोचना करने की नैतिकता किसी में नहीं है। उन्होंने कहा है कि चाहे जितने खेल खेले, भाजपा तेलंगाना में सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के इतिहास से ज्यादा भाजपा के इतिहास को जानते हैं। जग्गा रेड्डी ने राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण को बजट की बैठकों में देखे तो हमें लगता है कि वह किसी और तरीके से या उस तरह से बोली। उन्होंने टिप्पणी की है कि राज्यपाल तमिलिसाई और केसीआर के बीच समझौता हो गया है। वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला ने कहा है कि केसीआर की सरकार विकृत है। उन्होंने विधानसभा गवाह के तौर पर झूठ बोलने के लिए मंत्री केटीआर की आलोचना की। अकेले कल्वकुंटला के घर में है 5 नौकर और नौकरानियां। प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार न मिलने और किसानों के कर्ज माफी न होने से आत्महत्या की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। शर्मिला ने केसीआर को 420 का दर्जा देते हुए कहा है कि उनका परिवार ही फ्रॉड है। केसीआर को तेलंगाना के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि कल्वकुंटला परिवार को बाहर निकलने के दिन निकट है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ 1 साल की ही है और अब भी वादे पूरे करती है। शर्मिला इस बात से नाराज थी कि केसीआर मुख्यमंत्री रहते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। बताया जाता है कि प्रदेश में 8,500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन केसीआर और केटीआर का कहना है कि आत्महत्याएं नहीं होती है। उन्होंने यह जानने की मांग की है कि कर्ज माफ क्यों नहीं किया गया। शर्मिला ने कहा है कि तेलंगाना में किसान कर्ज में डूबे हैं, वहीं वरंगल जिले में लाखों एकड़ में फसल बर्बाद हो गई है। प्रदेश में कहीं भी फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि वे यह ढोंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में कोई बेरोजगारी नहीं है
उन्होंने कहा है कि केसीआर की पहली सरकार में केवल 65,000 नौकरियां दी गई और उसके दूसरे कार्यकाल में अगर 1.91 लाख नौकरियां खाली रही तो एक भी नौकरी नहीं भरी गई है। बुरी आदतों के शिकार 5 युवक जो आसानी से पैसा कमाने के लिए ड्रग्स बेच रहे थे को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से MDMA नामक 18 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। बालानगर जोन के DCP श्रीनिवास राव और ACP चंद्रशेखर ने रविवार को कुक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में विवरण का खुलासा किया। हैदराबाद के दासरी, हरिकृष्णा, नेमाली कांति, पवन कुमार, जनगम, किरण, रघुनंदन, संभमूर्ति और साई कुमार ने कहा है कि 5 दोस्त ड्रग्स बेच रहे थे। साई कुमार नाम का एक युवक जो बेंगलुरु में एक निजी नौकरी कर रहा था, नाइजीरिया के एक प्रमुख ड्रग्स सप्लायर अली से परिचित हो गया। उन्होंने कहा है कि अली से ड्रग्स खरीदने वाला साई कुमार उन्हें हैदराबाद ले आया और अपने दोस्तों के साथ परिचय कराया। कुक्कड़पल्ली IDL, चेरुवु, बेबी पॉन्ड, मादापुर, SOT कुक्कड़पल्ली पुलिस जब वाहनों की जांच कर रही थी तब संदिग्ध अवस्था में घूम रहे को पकड़कर जब पूछताछ की गई तब भांडा फोड़ा गया। इनके पास से 18 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद हुई है। DCP ने खुलासा किया है कि उनके पास से 4 सेलफोन जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक मामला दर्ज किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिकंदराबाद में हाल ही में लगी आग की चपेट में आई डेक्कन मॉल की बिल्डिंग पूरी तरह से ढहा दी गई है। पिछले एक हफ्ते में तोड़फोड़ का काम किया जा रहा है और आज बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई है। मलबे को हटाने के लिए डेक्कन मॉल इमारत को पूरी तरह से गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सभी ने राहत की सांस ली क्योंकि ढहाने के दौरान कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गत माह की 12 तारीख को सुगुना नाम की महिला अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद अत्यंत व्यथित थी। बेटी की मौत को पचा पाने में असमर्थ महिला ने रविवार को खुदकुशी कर ली। यह दर्दनाक हादसा कुक्कड़पल्ली के महाकाली नगर में हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। हैदराबाद में धमाकों की साजिश रचने वाले जावेद गैंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब NIA को सौंप दिया गया है। इससे पहले मामले की जांच अब तक सिट कर रही थी। हैदराबाद पुलिस ने धमाकों की साजिश रचने वाले आरोपियों की पहचान जावेद, माज और समाउद्दीन के रूप में की है। इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जावेद गिरोह विस्फोटकों को पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाता था। अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने दशहरे के दौरान हैदराबाद में बड़े धमाकों की योजना बनाई थी। घटकेसर की ओर से आ रही एक बेंच कार कीसरा ORR सर्कल के पास शामीरपेट की दिशा में आ रही एक टाटा कार से टकरा गई। इस हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। वे कहां जा रहे थे और क्या दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहे थे, लोग शराब पिए हुए थे, इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। माना तो यह भी जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ही यह दुर्घटना हुई है। हताहत लोगों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसके बाद वहां से गुजर रहे राहगीर बुरी तरह से घबरा गए और यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हुई। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।